Hello everyone, this is Osama and आज मेरे साथ हफ्सा है. Hafsa is the creative director here at MotionQ and basically all the exciting and creative work that we do, Hafsa is the mind behind that. So Hafsa, I guess a quick overview about the things that you do and then let's get into our topic today. मैं one of the creative directors of mostly illustration team, but I also do some bit of design work. So Hafsa, I guess one of the main things, I know that when you initially came in, there were I guess one or two designers जो आपके साथ काम कर रहे थे, और now mashallah I think 2 or 3 years in, you have good decent team of designers. So in a creative team, how do you maintain a certain level of quality जब आपकी team grow हो रही हो, जब आपकी team scale हो रही हो, how do you do that? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है स्पेशली एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर कि आप खुद बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आप क्या करना चाह रहे हो और आपकी कंपनी क्या चाह रही है. Yep. और किस डायरेक्शन में आप उसको ले जाना चाह रहे हो अपने काम को. जब आप खुद श्योर होते हो ना कि आपको किस तरह का काम चाहिए, तो फिर आप वो बेशक एक बंदे से कन्वे करो या 20 लोगों को कन्वे करो, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. जब आपको खुद नहीं समझ आ रही होती कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना, तो फिर जब स्पेशली व्हेन यू आर लीडिंग क्रिएटिव्स, उनकी हर तरह का स्टाइल हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के काम जनरेट हो रहे होते हैं. आप खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके लॉस्ट हो सकते हो. दूसरी चीज़ ये कि आई थिंक जो मेरा प्रोसेस जनरली होता है विद न्यू कमर्स, जब मैं खुद श्योर हूँ तो फिर हम जैसे इंटरव्यू प्रोसेस में या जब हम पोर्टफोलियोज देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस तरह का बंदा चाहिए, इसकी क्या स्ट्रेंथ्स होंगी, क्या वीकनेसेस होंगी, काम में हमें नज़र आ रहा होता है और ये किस तरह से टीम में फिट हो सकेगा. कीपिंग दैट इन माइंड, जब वो आ जाते हैं व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ द टीम, तो फिर ये होता है कि आप कोशिश आपकी ये होती है कि आप उनको थोड़ा सा ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करो. मेरा जनरली प्रोसेस ये होता है कि फर्स्ट दिन मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती कोशिश करती हूँ कि इस्टेब्लिश करूँ. दोस्ती इन द सेंस कि बहुत उनको वार्म और अच्छा इन्वायरमेंट दूँ, सेफ़ इन्वायरमेंट दूँ, जिसमें वो उनके ऊपर कोई प्रेशर या वो ना हो, या उनको ये ना बताया जाए आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं. बस उनको बताया जाए दिस इज़ अस एंड दिस इज़ व्हाट वी डू, एंड आप बस यहाँ अभी थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ. मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको टास्क्स दूँ जो कि हमारे कंपनी के मिशन और विजन के साथ अलाइंड हो, और फिर मैं उनको कहती हूँ, उनको समझू के सब कुछ करके फिर मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ. मैं कहती हूँ अब आप अपनी क्रिएटिविटी इसके अंदर डालें, अब आप बताएं कि आप किस तरह से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे. फिर उसके हिसाब से मैं उनको प्लेस करती हूँ. जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उस हिसाब से मैं उनको प्लेस करने की कोशिश करती हूँ, एंड आई ट्राई टू प्ले ऑन देयर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट. मुझे होता है कि पहले इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो कम्प्लीटली टॉप लेवल पे पहुँच जाए, फिर उनके वीकनेसेस को एड्रेस किया जाए. इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये कि जो टीम होती है वो उनसे इम्प्रेस भी होती है जब उनकी स्ट्रेंथ्स दिखती है, ठीक है, तो उनको पता चलता है, पूरी टीम को पता चलता है कि अच्छा इस बंदे में ये खासियत है और ये हमें इस तरह से ऐड कर सकता है, ये हमें इस तरह से हेल्प कर सकता है. दूसरी बात ये उनके अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. तीसरी चीज़ ये कि उनका अपना जो स्टाइल है हमने उनको रखा ही इसलिए है कि हम उनका अपना स्टाइल लाएँ अपनी टीम में. एक नया बंदा, एक नई सोच, वो चीज़ ऐड करें. तो वो आई थिंक वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस तरह से प्रोसेस लेके चलना. I think that's a very good point. मेरे ख्याल से it's a lesson for the creative people as well, designers and illustrators, के if they have a certain strength किसी एक particular area में, they should be looking to polish it and improve it. I think काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो time spend करते हैं अपनी weaknesses के ऊपर work करने के ऊपर, and I understand that that's one side that people should look into, but I think जो आपकी actual real success होती है, that always comes from when you start working and building on your skills, right? On your strengths, yes. तो कोशिश यही होती है. फिर आई थिंक स्केल करते हुए आसानी इस सेंस में हो जाती है कि एक बंदे की एक खासियत बन जाती है, एक बंदे की एक स्ट्रेंथ होती है. हमें पता होता है कि ये बंदा कैरेक्टर में बहुत अच्छा है, ये बंदा रियलिस्टिक स्टाइल्स में बहुत अच्छा है. फिर हम उस तरह से ब्लेंड इन वो करके बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, हम प्रोजेक्ट्स को इसी तरह की कोशिश करते हैं कि मैनेज करें.
इवेंचुअली फिर ज़ाहिर है जब एक अरसा गुजर जाए किसी को और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए विद इन द एनवायरनमेंट और उनको समझ आ जाए हम किस तरह का काम करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उनकी वीकनेसेस को एड्रेस करूँ और फिर उनको कहूँ कि इसको बिल्ड करें और आप इसको भी देखें। आपकी स्ट्रेंथ तो परफेक्ट हो गई है, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन अब आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। Well said. So one other important aspect, of course, Hafsa, is कि creative agencies के अंदर, of course, it's typically a very fast-paced environment. ठीक है, projects चल रहे होते हैं, and then sometimes or most times there are crazy deadlines जो कि creative people ने, they have to try and achieve them. So it can be, I'm sure it will be a little bit tricky to keep the team motivated all the times. तो generally आप उसको किस तरीके से, how do you try and take care of your team and make sure कि वो motivated हैं in their jobs? अगेन इसमें टीम लीड का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो खुद खुश हो, वो खुद मोटिवेटेड हो। जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो तब तक आप, मुझे नहीं लगता कि आप बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये आती है कि आप कोशिश ये करो कि आप हमेशा फ्रेंडशिप से स्टार्ट करो। कोई भी रिलेशनशिप अच्छी रिलेशनशिप होगा, दोस्ती पे स्टार्ट होगा तो वो हमेशा हेल्पफुल, हर केस में आपको हेल्प करेगा। वो जहाँ फंसेंगे, जहाँ उनको इशू आएगा वहाँ मैं उनको हेल्प करूँगी। और जितना ज़्यादा मैं उनको हेल्प करूँगी चीज़ों में, उतना ज़्यादा उनकी एक मेरे ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी ऑटोमेटिकली और वो एक नेचुरल चीज़ होगी। वो मैंने कह के नहीं दिलवाई होगी, वो अर्न की होगी मैंने। और फिर एट द सेम टाइम सिर्फ वन वे नहीं होना चाहिए ये चीज़। आप खुद भी बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे होते हो कॉन्स्टेंटली। 100%। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक एक लर्निंग इन्वायरमेंट आपको बिल्ड डेफिनेटली करना पड़ता है एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। आई डेफिनेटली थिंक एंड आई नो दैट समटाइम्स managers and creative directors, they hold themselves back because they get scared at times, like from up and coming designers. ठीक है, so I can totally understand what you're saying and I 100% agree with that. I guess one other important thing that I think is कि जो designers होते हैं, of course they are creative people, designers, illustrators, and they want to express themselves. They most times they have their own style and they want to be expressive in the work that they do. So in your role, how do you try and avoid micromanaging? Because it can be very devastating, to be honest, especially when you're a creative director, when if you're trying to be doing a lot of micromanaging. How do you avoid micromanaging? अच्छा, इसमें भी 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आप प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है ना, उस वक्त जो आपकी डायरेक्शन है आप वो उस वक्त सेट करो। लाइक आप खुद एक डायरेक्शन चूज़ करो। यू हैव टू बी अ बिट असर्टिव इन योर ओन माइंड और आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। जब आप खुद एक डिसीजन ले लो और आप कहो कि हाँ हमें इस बात में चलना चाहिए, ठीक है, उससे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं जो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। जब आप ओपन एंडेड बात कर दो ना शुरू में ही, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि डिज़ाइनर्स बिल्कुल डिफरेंट रूट्स ले लें और आपको नहीं ये तो नहीं करना था। तो शुरू में ही आपको थोड़ा बहुत डायरेक्शन देनी होती है, आपको उनको उस तरफ उस डायरेक्शन में लगाना होता है। जनरली हम कोशिश ये करते हैं कि हम ओनरशिप का कहें, सबको कहें कि अपनी अपनी ओनरशिप लो। टीम में टीम की तरह काम करना है। अगर एक बंदा भी गलती कर रहा है तो फिर सारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम फ्रेंडली इनफ रहते हैं, हम ओपन इनफ रहते हैं कि उनको कभी भी अनकम्फर्टेबल ना फील हो, ये ना फील हो कि अच्छा वो बार बार हमें तंग कर रहे हैं। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि सॉरी हम आपको बार बार तंग करें। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता, मेरी जॉब है ये। तो इस तरह मत सोचें, मतलब ज़ाहिर है मुझे अच्छा लगता है अगर मैं हेल्प कर सकूँ। शुरू में ही इस तरह बहुत सारे मसले एड्रेस हो जाते हैं। आपको ये भी नहीं करना पड़ता कि आप सर पे खड़े रहो। हाँ, ऑल्दो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इस सेंस में होना पड़ता है कि जब आप ऐसी चीज़ करो, जब आप अपनी तरफ से फ्रेंडली भी हो, जब आप ओपन भी हो, जब आप दूसरे बंदे को स्पेस भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसमें फिर आपको इस सेंस में स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि आप ये समझाओ दूसरे को कि देखो मैंने ये किया है, मैं तुम्हारे लिए ओपन था, मैंने तुम्हें मौका दिया था, कोई इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तुमने मेरे पास आना है, फिर भी तुम नहीं आए और डेडलाइन पे अगर मुझे गलत चीज़ मिली है
तो फिर ये तुम्हारी गलती है। Yeah. ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी एट द एंड ऑफ द डे एज क्रिएटिव डायरेक्टर, बट दूसरे बंदे को ये रियलाइज़ कराना कि देखो अगर तुमने मुझे रीच आउट नहीं किया तो ये तुम्हारी गलती है। Yeah. ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। True. It's important to find that balance. हाँ। ठीक हो गया. That makes a lot of sense, sir. Thank you. And I guess one other, important question that I had was that initially when you get, scope of a project and you discuss with the team और आप एक particular way में एक direction में इस project को लेकर चलते हैं, ठीक है? And then sometimes क्या होता है कि you send, your work to the client and then you get, some sort of feedback which basically means कि आपको जो initial direction जो आपने as a team ली थी, you have to change that. So how do you handle those requests and how do you make sure that the team doesn't get demotivated in such situations? अच्छा, एक चीज़ ये कि जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हो ना, आपको भी आपकी टीम को भी बहुत केसेस में बहुत ज़्यादा हम्बल होना पड़ता है, एक्स्ट्रा हम्बल। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसको फंक्शनल होना चाहिए, ठीक है? और बहुत दफ़ा एज क्रिएटिव्स हमारे साथ ये होता है बहुत दफ़ा कि हम आर्ट एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू हो जाते हैं और फंक्शनल एस्पेक्ट हम वो मडी होना शुरू हो जाता है बीच बीच में। तो उसके 2-3 वेज होते हैं। एक ये होता है कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में ये रखती हूँ कि पर्पस क्या है, क्लाइंट कौन है और एंड व्यूअरशिप क्या है। तो एक कांस्टेंट रिमाइंडर मुझे खुद अपने आप को भी और उनको टीम को भी देना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि जब इस तरह का कुछ आ भी जाए, जब कोई चले अनरीज़नेबल रिक्वेस्ट भी आ जाए क्लाइंट की तरफ से, तो फिर आपकी जब दोस्ती हो तो वो आपको हेल्प करते हैं हमेशा, क्योंकि आप एम्पैथेटिक होते हो। आप अगर इतनी सी भी बात कहते हो कि मेरा भी दिल टूटा है, ठीक है, मैं मुझे बहुत पसंद आया था ये फेम, हर किसी को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं ठीक, फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो उससे वैसे ही थोड़ी सी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। So it's really important to be empathetic and understand, and share that same feeling with your team so that they feel, and make sure कि आप उनको recognize करो कि आपने बहुत मेहनत की थी और मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत की थी और बहुत बुरा हुआ है ये जो हुआ है, तो ये चीज़ भी important होती है। Cool. Yeah, and I guess like the learning comes from experience. So the more experience that you get, the better you get at managing a creative team. Well, thank you so much, Upsa, for sharing your thoughts. I think you shared some really good points, and I hope that the audience finds it useful. You're welcome. I hope you guys enjoyed the episode. If you like the video, please hit that like button and subscribe to our channel. Thanks.